वेलकम बैक टू एम्परर यामा एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलन रिबॉर्न फाइनल बॉस का एपिसोड नंबर 3 में। इंजॉय करो। यह मजेदार था। जिससे बहुत से लोग डरते थे, उसे एक बच्चे से डर लग रहा था। डर उस पर हावी नहीं हुआ, लेकिन वह मौजूद था। हल्का सा, पर था जरूर। आर्थर ऐसा व्यक्ति था जिसने अनगिनत बार मौत का सामना किया था। डर उसके फैसलों पर असर नहीं डाल सकता था। आर्थर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे डर लग रहा था। नहीं, वह अपने सामने खड़े व्यक्ति के प्रति आभारी था। काइल उस अंतहीन अंधेरे में उम्मीद की एकमात्र किरण बन गया था। इसलिए आर्थर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जिस व्यक्ति की वह सेवा करता था वह अच्छा था या बुरा, एक हीरो या एक विलेन। आर्थर जानता था कि काइल अप्रत्याशित काम करने में माहिर था, लेकिन उसने अपने सामने जो देखा वह बिल्कुल अलग था। काइल तलवार चलाने में माहिर नहीं था। यह तो स्वाभाविक था, क्योंकि उसने जीवन भर कभी प्रशिक्षण नहीं लिया था। फिर भी काइल के पास वह चीज थी जो बहुतों के पास नहीं थी, मारने का इरादा। वह शांत था, अपने सामने मौजूद राक्षस का सामना करते हुए भी शांत। उसने एक भी हरकत बेकार नहीं की, हर चाल सोची समझी थी, मानो मारने के लिए ही हो। आर्थर काइल के माना कंट्रोल से प्रभावित हुआ। जब उसने राक्षस को उसके सिर से पकड़ा, तो आर्थर देख सकता था कि उसके खून में मौजूद माना उसके हाथों की मांसपेशियों की कोशिकाओं की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिससे उसे जबरदस्त ताकत मिल रही थी। माना कंट्रोल का ऐसा अद्भुत स्तर उसे आयरन कोर के सीमित माना भंडार के बावजूद राक्षस से दबदबे के साथ लड़ने में मदद कर रहा था। माना कंट्रोल ऐसी चीज नहीं थी जो सिखाई जा सके, बल्कि इसे व्यक्ति को खुद ही बेहतर बनाना पड़ता था। अच्छा माना कंट्रोल माना भंडार के बेहतर इस्तेमाल की ओर ले जाता था, जिससे व्यक्ति असल में संभव समय से ज्यादा देर तक लड़ सकता था। यही कारण था कि युद्ध के अनुभवी सैनिक उसी रैंक के अन्य लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत होते थे। जिस व्यक्ति ने अनगिनत लड़ाइयों में, जहां मौत का खतरा हमेशा बना रहता था, अपने माना कंट्रोल को बेहतर बनाया हो, वह ऐसे व्यक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत होता था जिसने कभी असली लड़ाई का अनुभव न किया हो। युद्ध का ऐसा अनुभवी सैनिक आसानी से उच्च कोर रैंक वाले व्यक्ति को हरा सकता था, अगर उस दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा लड़ाइयां न लड़ी हों। लेकिन ऐसी चीज सिर्फ निचले रैंक वालों के लिए ही मुमकिन थी, जहां कई अमीर रईस अपने पास मौजूद बहुत सारे रिसोर्स की मदद से अपने कोर को बेहतर बना सकते थे। जैसे जैसे कोई ताकत के रास्ते पर ऊपर बढ़ता था, चीजें और मुश्किल होती जाती थीं। आगे के रैंक तक पहुंचने के लिए असली लड़ाई का अनुभव और टैलेंट जरूरी हो जाता था। और जो लोग प्लेटिनम और उससे ऊपर के रैंक तक पहुंचे थे, वे कोई कमजोर या लाड़ प्यार में पलेबढ़े लोग नहीं थे। उनमें से हर एक बेहतरीन में भी बेहतरीन था, जो दर्द और मौत का सामना करके तैयार हुआ था। इसलिए ऊंचे लेवल पर लड़ाई में बढ़त पाने के लिए अच्छा माना कंट्रोल होना जरूरी था, लेकिन यह दुश्मन के खिलाफ जीत की गारंटी नहीं देता था। और प्लेटिनम एक पर रहते हुए प्लेटिनम दो वाले को हराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊंचे कोर रैंक में स्किल का फर्क और माना रिजर्व की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती थी। सब टियर के बीच भी बहुत बड़ा फर्क होता था, इसलिए दो अलग अलग कोर रैंक की तुलना करना पूरी तरह से बेतुका था। प्लेटिनम एक के किसी एक्सपर्ट का डायमंड एक वाले को हराना बहुत कम होता था। यह नामुमकिन नहीं था। हालांकि ऐसी लड़ाई बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे मॉन्स्टर थे जो अपने जैसे दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ये दुनिया की बड़ी ताकतों के सीधे सदस्य थे। आर्थर खुद भी ऐसा ही एक अनोखा मामला था, लेकिन उसका मामला अलग था।
वह एक आम आदमी था जो ताकत के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचा था। एक इmmॉर्टल का सॉवरेन से लड़ना इसे नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आर्थर ने अपनी जबरदस्त ताकत, माना कंट्रोल और ऐसे असाधारण शरीर से इस धारणा को तोड़ दिया जो उसकी लड़ाइयों की तीव्रता को झेल सकता था। इसलिए आर्थर जैसा इंसान, जिसे पूरी दुनिया में माना कंट्रोल में सबसे अच्छा माना जा सकता था, उसका केल के माना कंट्रोल से प्रभावित होना अजीब बात थी। आर्थर इसलिए प्रभावित था क्योंकि अपने कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए किसी इंसान को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती थीं। असली लड़ाई से इंसान का शरीर शरीर में मौजूद माना के साथ ज्यादा तालमेल बिठा पाता था। यह ऐसा था, आप जितना ज्यादा लड़ते थे, आपका शरीर माना को संभालने का उतना ही आदी हो जाता था। यह आपके खून और सेल्स में ज्यादा आसानी से बहता था। सालों के अनुभव के साथ आप लड़ाई के दौरान अपने शरीर के कुछ हिस्सों को जबरदस्त तरीके से ताकतवर बनाने के लिए उस माना को बारीकी से कंट्रोल कर सकते थे। केल जो कर रहा था वह उसके लेवल पर नामुमकिन होना चाहिए था। वह मना को धीरे धीरे कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वह माना को अपनी बात मानने का हुक्म दे रहा था। और उसने शरीर के पूरे अंगों को ताकतवर नहीं बनाया, बल्कि पूरे अंग के बजाय हर एक मसल सेल को खास तौर पर ताकतवर बनाया गया था। यह आर्थर के पास यह कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे कि उसने अभी अभी क्या देखा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ यही एक चौंकाने वाली बात नहीं थी। जिस पल केल ने मॉन्स्टर को मारा, कोई चीज उसके शरीर में घुस गई। आर्थर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह, अगर उसे कोई गलतफहमी नहीं थी, तो जिस चीज को केल ने अभी अभी अपने अंदर समाया था वह थी मना एसेंस। ज्यादातर लोगों में माना कोर का आकार एक गोल गोले जैसा होता था। जाति के आधार पर इस आकार में थोड़ा बदलाव हो सकता था, लेकिन काम करने का तरीका वही रहता था। माना कोर शरीर में माना को जमा करने का काम करता था। माना का भंडार व्यक्ति के माना कोर की क्षमता पर निर्भर करता था। जमा करने के अलावा माना कोर शरीर के जरूरी हिस्सों तक माना पहुंचाने का काम भी करता था, चाहे वह खून के जरिए हो या सीधे माना मेरिडियन के जरिए। खून के जरिए पहुंचने वाला माना शरीर की मरम्मत और देखभाल के लिए जरूरी था। लड़ाई और कल्टीवेशन के दौरान माना मेरिडियन के जरिए बहता था। माना मेरिडियन खास रास्ते थे जो सीधे माना कोर से जुड़े होते थे और माना को तेजी से पहुंचाने में मदद करते थे। हर माना मेरिडियन खून की नसों से जुड़ा होता था, जिससे माना का ट्रांसफर अच्छे से हो पाता था। माना कोर के बीच में वह चीज होती थी जिसे व्यक्ति का माना सिग्नेचर कहा जा सकता था। यह माना का सबसे घना रूप था जो उस व्यक्ति के शरीर का अपना था। यह जितना घना होता था, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। इसी से जन्म के समय ही लोगों की काबिलियत तय हो जाती थी। जिन लोगों का माना एसेंस ज्यादा घना होता था, उनमें आगे बढ़ने की क्षमता ज्यादा होती थी और वे आम तौर पर दूसरों की तुलना में लड़ाई में ज्यादा मजबूत होते थे। कोई भी अपने माना एसेंस को किसी भी तरह से बढ़ा नहीं सकता था और न ही उसे उसके मूल रूप से ज्यादा घना कर सकता था। इससे जन्म के समय ही व्यक्ति की तरक्की की क्षमता सीमित हो जाती थी। कम घने माना एसेंस का मतलब यह नहीं था कि आप मजबूत नहीं बन सकते। कम काबिलियत वाले कई लोग इतिहास के सबसे महान फाइटर्स में से एक बने। माना एसेंस ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो आपकी ताकत तय करती थी, लेकिन यह ताकत के सबसे अहम आधारों में से एक था। और अभी आर्थर वह देख पा रहा था जो मुमकिन नहीं होना चाहिए था। काइल का शरीर मॉन्स्टर के माना एसेंस को सोख रहा था और उसे अपने माना एसेंस में बदल रहा था। यह आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है।
वह काइल की ताकत में थोड़ी बढ़ोतरी देख पा रहा था, जबकि काइल कोई खास कल्टीवेशन नहीं कर रहा था। आमतौर पर जबरदस्त लड़ाई के बाद लोग ध्यान लगाते थे ताकि आसपास की माना ऊर्जा उनके शरीर में आ सके और वे उसे अपनी नाड़ियों मेरिडियन के जरिए नियंत्रित कर सकें। इससे उनकी कल्टीवेशन शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया बेहतर होती थी। लेकिन केल उस समय कल्टीवेशन नहीं कर रहा था और मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। शायद वह बस एक इत्तेफाक था। यही सोचते हुए आर्थर सब्र के साथ खड़ा रहा और देखता रहा कि केल कैसे बचे हुए मॉन्स्टर्स को मार रहा है। हर बार जब केल किसी मॉन्स्टर को मारता तो वही चीज दोहराई जाती। हर शिकार के साथ केल की माना की शक्ति और ज्यादा मजबूत और घनी होती जाती। वह और भी ताकतवर होती गई। शक्ति में यह बढ़ोतरी साफ दिख रही थी। केल की हरकतें और भी सहज हो गईं। उसके हमलों की ताकत बहुत बढ़ गई। आर्थर ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। यह लड़का। हार मानते हुए सिर हिलाते हुए आर्थर उस जगह की ओर बढ़ा जहां केल खड़ा था। वह उन मॉन्स्टर्स के खून से लथपथ था जिन्हें उसने मारा था। लगता था कि केल को आर्थर की मौजूदगी का पता चल गया था। जैसे ही केल अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर मुड़ा, "हूँ?" आर्थर ने पलकें झपकाईं। उसे उम्मीद थी कि केल के चेहरे पर उत्साह दिखेगा। अपनी पहली लड़ाई में इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारना एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसने वही काली आंखें देखीं। उनमें कोई भावना नहीं थी। शांति। केल से बस यही महसूस हो रहा था। उसमें जरा भी खून खराबे की प्यास ब्लडलस्ट नहीं दिख रही थी। यह काबिले तारीफ बात थी। अपनी खून खराबे की प्यास पर काबू पाना एक बहुत अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि सबसे मुश्किल हालात में भी मन पर बेहतर नियंत्रण है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। फ्रॉस्ट्स का खून वाकई कमाल करता है, क्या तुम्हें नहीं लग? आर्थर बात करते करते रुक गया। उसने केल की आंखों में देखा, जो इस बात से नाराज लग रही थीं कि उसकी तुलना की जा रही थी। लगता था कि इससे उसे चिढ़ हो गई थी। यह सोचकर कि विषय बदलना बेहतर होगा, आर्थर ने एक गहरी सांस ली। अपने विचारों को स्थिर करते हुए उसने शांति से केल की आंखों में देखा। मुझे लगा कि सही ट्रेनिंग लेने से पहले असली लड़ाई का अनुभव करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। केल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा और आर्थर के आगे बोलने का इंतजार करता रहा। दिलचस्प। वह अभी भी लड़ाई के मूड में लग रहा है, किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार। मुझे मानना होगा, तुम्हारी आसपास की चीजों को समझने की क्षमता, स्पेशल अवेयरनेस पहले से ही बहुत बढ़िया है। बताओ, क्या तुमने पहले कभी लड़ाई की है? कोई जवाब नहीं है ना। एक गहरी सांस लो और उसे रोके रखो। माना मना और ऑक्सीजन को अपने दिमाग की तरफ जाने दो। अपनी मर्जी से लड़ाई वाली हालत से बाहर निकलना सीखो। काइल ने आर्थर की बात मानी और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने लगा। कभी कभी जब आप जानलेवा हालात में होते हैं तो आपका शरीर लंबे समय तक उसी हालत में फंसा रह जाता है और हर पल हमले का डर बना रहता है। इसीलिए मन को ऐसी हालत से अपनी इच्छा शक्ति से बाहर निकलने के लिए ट्रेन करना जरूरी होता है। काइल की आंखों में फिर से जान आ गई। उसने तेजी से पलकें झपकाईं और अपने आसपास की चीजों को देखने लगा। यह बहुत अजीब था। मैं सब कुछ साफ साफ देख और सुन सकता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं किसी और के शरीर में हूं। सच कहूं तो मैं अपने विचारों पर काबू नहीं रख पा रहा था। केल ने हैरानी में अपना सिर हिलाया। सच में ऐसा लगा जैसे किसी और की आंखों से 3D फिल्म देख रहा हूं।
यह क्या बकवास थी? इसे तुम अपने शरीर का हाइपर सेफ्टी मोड कह सकते हो। गंभीर चोट लगने या सबसे बुरे मामले में मौत होने के असली खतरे को देखते हुए तुम्हारा शरीर आसपास के माहौल के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया था। ऐसी स्थिति में तुम्हारे आसपास जरा सी भी हलचल होने पर तुम्हारे शरीर को खतरा महसूस होता है। आर्थर ने देखा कि केल कुछ बार उछल कूद कर रहा था ताकि वह फिर से अपने शरीर के साथ सहज हो सके। ऐसी स्थितियों में अपने दिमाग पर काबू पाने और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हें समय समय पर ध्यान मेडिटेशन करना होगा। ठीक है। क्या? मुझे मास्टर कहकर बुलाओ तो कैसा रहेगा? केल ने पलकें झपकाईं। लेकिन क्या मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं? आर्थर एक कदम आगे बढ़ा और उसका चेहरा केल के माथे के पास आ गया। अपने गुरु को इसी तरह संबोधित किया जाता है। पास के एक पेड़ की ओर कुछ कदम चलकर वह उसकी मोटी छाल के सहारे खड़ा हो गया। और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मुझे अफसोस के साथ कहना होगा कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। नहीं। केल की आवाज गूंज उठी। फिर थोड़ा सा सिर झुकाकर केल बोला, माँ मास्टर। हाँ हाँ हाँ। यह आर्थर के लिए यह बहुत मजेदार नजारा था। माँ मास्टर। हाँ हाँ हाँ। मैं देख सकता था कि आर्थर को इसमें मजा आ रहा था। मुझे उसे कुछ भी बुलाने में कोई दिक्कत नहीं थी जब तक मेरा काम हो रहा था। मैं इतना नासमझ नहीं था कि ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से अपनी ट्रेनिंग छोड़ देता। और अगर मैं उसके आदेश यानी गुजारिश को ठुकरा भी देता तब भी आर्थर को मुझे ट्रेन करना ही पड़ता। उसके पास इस मामले में कोई और चारा नहीं था। लेकिन अगर उसे मास्टर बुलाने से वह खुश होता तो मैं खुशी खुशी ऐसा करता। उसकी खुशी के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि एक दोस्ताना रिश्ता मेरे लिए फायदेमंद होता। बिना अपनी मर्जी वाले गुलाम की कीमत कुत्ते से ज्यादा नहीं होती। मुझे गुलामों की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो खुद सोच सकें और जरूरत पड़ने पर मेरे फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत भी रखें। अंधभक्त सिर्फ एक हद तक ही काम के होते हैं। और जब आप दुनिया जीतने का सपना देख रहे हों तो आपको आर्थर जैसे लोगों की जरूरत होती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में आपका साथ दें। मजाक छोड़ते हैं। आर्थर ने मेरी आंखों में देखते हुए गंभीर चेहरा बनाया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने माना कंट्रोल को इतने जबरदस्त लेवल तक कैसे ट्रेन किया? तुम्हें इसके बारे में झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बस अफसोस की बात है कि इतने अच्छे कंट्रोल के बावजूद तुमने बचपन से ट्रेनिंग नहीं की। वरना तुम अब तक डायमंड कोर पर पहुंच चुके होते और इम्मोर्टल रैंक हासिल करने की राह पर होते। हाँ। मैंने अपने कंधे ढीले छोड़े और शरीर को आराम दिया। मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं मना भी कर सकता था। आखिरकार यहाँ बॉस तो मैं ही था। लेकिन एक बात जो मैं आर्थर के बारे में जानता था वह यह कि वह बहुत ईमानदार और उसूलों वाला आदमी था। एक बार जब वह किसी के प्रति वफादार होने की कसम खा लेता तो वह नर्क के दरवाजे तक भी उनका साथ देता। और अपने सबसे भरोसेमंद साथी से बातें छिपाकर मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। मैंने एक प्राचीन रस्म पूरी की थी जिससे मुझे माना कंट्रोल का यह लेवल मिला। मैंने उसे बताया। इसने ऊंचे कोर रैंक तक पहुंचने की मेरी क्षमता भी बढ़ाई। मैंने बेपरवाही से समझाया। और यह मत पूछना कि मुझे वह रस्म कहाँ से मिली। मैं नहीं बताऊंगा। आर्थर बस मुझे देखता रहा। और बदले में तुमने क्या दिया? मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मान लूं कि कोई शर्त नहीं थी? आह। मुझे अपनी शक्तियों के बदले कुछ तो देना ही था। क्या तुम बताना चाहोगे?
अह ठीक है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस मुझे उस तरह से देखना बंद करो। कैसी नजर? मैं तो बस उसकी आंखों में देख रहा था। यह पागल। क्या उसे मतिभ्रम हैल्यूसिनेशंस होता है? शायद। माना मना, पर इस तरह के कंट्रोल के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग काफी तेजी से होगी। इसके अलावा एक और बात है जो मैं पूछना चाहता था। आर्थर ने गहरी सांस ली, शायद अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा था। मुझे पता था कि बात किस तरफ जा रही है। क्या मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तुम्हें कोई बदलाव महसूस हुआ? मेरा शरीर थोड़ा मजबूत लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा माना रिजर्व बढ़ गया है। तुम्हें पता है कि यह सामान्य नहीं है। हाँ। आम तौर पर अपनी शक्ति में कोई खास फायदा देखने के लिए मुझे कल्टीवेशन करना पड़ता। मैं तुमसे इसी बारे में पूछना चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, आर्थर ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से माना की एक हल्की सी लहर निकली। आम तौर पर मैं ऐसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन मेरे असाधारण माना कंट्रोल ने मेरे आसपास के माना के प्रति मेरी संवेदनशीलता को बहुत बढ़ा दिया था। माना एक पतली सी दीवार में बदल गया जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया। मैंने आर्थर को सवालिया नजरों से देखा। यह एक सावधानी है। अगर कोई हमारी यह बातचीत सुन ले तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को म्यान में डाला और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आंखें बंद कर लीं। जब मैंने उस भेड़िए को मारा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा था। वह सीधे मेरे माना कोर तक पहुंचा और उसके साथ मिल गया। आसमान की ओर देखते हुए मैंने जोर से सांस ली। जो चीज मेरे शरीर में आई वह मॉन्स्टर की आत्मा जैसी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं खुद उस मॉन्स्टर को ही सोख रहा हूं। वह एहसास ताजगी भरा भी था और घिनौना भी। आर्थर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। किस तरह से घिनौना? सही शब्द चुनने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदगी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कुछ कर रहा हूं। जैसे कुदरत के नियमों के खिलाफ जाने की मुझे सजा मिल रही हो। हाँ, सच में यह बहुत घिनौना लग रहा था। लेकिन ताकत बढ़ने से जो खुशी मिल रही थी उसे भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आर्थर ने गहरी सोच में अपनी ठुड्डी पकड़ी। मैंने उसे परेशान नहीं किया। हमारे आसपास हवा में एक अजीब सी हलचल थी। थोड़ी देर सोचने के बाद आर्थर ने गला साफ किया। तुमने जो कहा उससे लगता है कि तुमने जो चीज सोखी है वह माना एसेंस है। मुझे पता था कि माना एसेंस क्या होता है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इसे एक मॉन्स्टर से सोख पाया हूं। माना एसेंस हर जीव के शरीर का अपना होता है। इसे उस जीव के अलावा कोई और इस्तेमाल या हासिल नहीं कर सकता। और अगर आर्थर की बात सही थी, तुम्हारे चेहरे के भावों से लगता है कि तुम अपनी इस काबिलियत की पेचीदगियों को समझते हो। उफ, मैंने इसे सिर्फ समझा ही नहीं। अगर दुनिया को इस काबिलियत के बारे में पता चल गया तो मैं इसके नतीजों का अंदाजा लगा सकता था। हर ताकतवर मुझे ढूंढने निकल पड़ता, या तो नैतिकता के लिए या सिर्फ रिसर्च के लिए। वे पागल लोग मेरे शरीर को काटकर मेरे मारे गए जीवों से माना एसेंस सोखने की मेरी काबिलियत को कॉपी करने की कोशिश करते। यह मेरी काबिलियत से खेती सबके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारकर हर कोई लेवल अप कर पाएगा। और अगर मैं ध्यान से सोचूं, ज्यादा ताकत पाने के लिए लोगों को एक दूसरे को मारने से कोई नहीं रोक सकता। लालच।
यह सबसे खतरनाक चीज थी जो लोगों की समझदारी छीन सकती थी। अगर रिसर्च न भी होती तो भी सभी बड़ी ताकतें मुझे एक ऐसे मॉन्स्टर के तौर पर देखती जो कुदरत की बुनियादी बातों के खिलाफ जाता, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता। वे दुनिया में ताकत का बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे मारना अपनी नैतिक जिम्मेदारी कहते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौत मेरा अंत होगी। मैं पक्का एक लैब रैट बन जाऊंगा और इंसान होने का मेरा दर्जा छीन लिया जाएगा। ये दोगले लोग। यह सच में बहुत मुश्किल स्थिति थी। अकादमी में मैं चाहे कितना भी बचूं, अपने एकेडमिक स्कोर के लिए मुझे मॉन्स्टर्स को मारना ही पड़ता। और सिर्फ मॉन्स्टर्स को घायल करने से कोई फायदा नहीं होता। अकादमी के स्टाफ को ऐसा व्यवहार जरूर संदिग्ध लगता। मैंने उम्मीद भरी नजरों से आर्थर की ओर देखा, यह सोचकर कि शायद उसके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। वह मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी था। मेरी उम्मीद भरी आंखें देखकर आर्थर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि यह कोई आम समस्या नहीं थी। धीरे से सांस छोड़ते हुए आर्थर ने मेरी ओर देखने के लिए आंखें खोलीं। मुझे लगता है कि कोई तरीका हो सकता है। क्या यह कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं? यह आदमी मुझसे ज्यादा स्मार्ट है? उफ, क्या तरीका है? मैंने बेपरवाही से पूछा। मेरी बात सुनकर आर्थर ने अजीब नजरों से देखा। क्या क्या मुझे किसी मामूली समाधान के लिए उत्साहित होना चाहिए? समय के साथ मैं भी इसे हल कर सकता था। समाधान क्या हो सकता है, मास्टर? यह देखकर कि आर्थर ने आगे कुछ नहीं कहा, मैंने विनम्रता से उससे पूछा। यह बस मेरी कुलीन परवरिश का असर था। ऐसा नहीं था कि मैं बेताब था। खांसी खांसी। आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई आसान तरीका होता, लेकिन तुम्हारे माना कंट्रोल के लेवल को देखते हुए हम काम बना सकते हैं। आर्थर मुस्कुराया। धत तेरे की। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? माना एसेंस असल में सबसे आसान शब्दों में माना ही है। और अपने शरीर में माना पर लगभग पूरा कंट्रोल होने के कारण मैं आसानी से बाहरी माना को अंदर आने से रोक सकता था। यह चलो कोशिश करते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सका और मॉन्स्टर्स की तलाश में जंगल में और अंदर चला गया। इस बार आर्थर मेरे पीछे आया। लेकिन अपनी पिछली गलती को याद करते हुए मैंने उसे शक भरी नजरों से देखा। आर्थर को यह समझ नहीं आया। यह आदमी, अगर तुम साथ आओगे तो क्या कम रैंक वाले मॉन्स्टर्स मुझसे दूर नहीं भागेंगे? मेरी नजर का मतलब समझते ही आर्थर का मुंह ओ आकार का हो गया। वह मैं ऐसा ही करने के बारे में सोच रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे कंधे को पकड़ा और दुनिया जैसे उलट पुलट हो गई। एक पल में घने पेड़ों के बीच दौड़ रहा था और अगले ही पल मुझे खरगोशों का झुंड दिखाई दिया। या आप उन्हें मॉन्स्टर खरगोश भी कह सकते हैं। मैंने हमेशा सुना था कि खरगोश प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे सामने जो नजारा था वह थोड़ा परेशान करने वाला था। उन खरगोशों के लंबे, नुकीले दांत थे जो उनके दो पैरों पर खड़े होने पर भी लगभग जमीन को छू रहे थे। और वे 3 फीट लंबे थे। ऐसी चीज को प्यारा कहना समझदारी नहीं होगी। आर्थर बस वहीं खड़ा रहा, मेरे कुछ करने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी तलवार निकाली और शांति से आगे बढ़ा। जैसे ही मैं उन खरगोशों यानी मॉन्स्टर्स के 20 मीटर के दायरे में पहुंचा, उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। उनकी सूंघने या महसूस करने की शक्ति थोड़ी कमजोर लग रही थी। उनके कुछ करने का इंतजार किए बिना मैंने पास खड़े मॉन्स्टर पर हमला किया और अपनी तलवार से जोरदार वार किया। छपाक।
तलवार मॉन्स्टर के पेट में घुस गई और उसकी पीठ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह मेरे हमले का जवाब नहीं दे पाया। ताकतवर महसूस करना अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसकी आंखों से जीवन खत्म हुआ, एक गर्म ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी। माना एसेंस। माना के बहाव को महसूस करने की कोशिश करो। मुझे बैकग्राउंड में आर्थर की शांत आवाज सुनाई दी। मैंने वैसा ही किया। सचमुच जैसे ही मैंने उस एहसास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि माना एसेंस मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह वैसा ही था जैसे कड़ाके की ठंड में हाथ पर गर्म पानी महसूस होना। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि वह एसेंस मेरी नाड़ियों मेरिडियन के जरिए मेरे माना कोर में घुसने की कोशिश कर रहा है। गहरी सांस लेते हुए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे मैंने माना एसेंस को अपनी नाड़ियों से बाहर धकेल दिया। वह उसी रास्ते से वापस चला गया जिससे मेरे शरीर में घुसा था। 1 सेकंड से भी कम समय बीता था। हालांकि मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे काम उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहे थे। कामयाब। मैंने महसूस किया कि सारा माना एसेंस मेरे शरीर से बाहर निकलकर आसपास की हवा में घुल रहा है। बहुत बढ़िया। अब एसेंस को अपने शरीर में घुसने से पहले ही रोकने की कोशिश करो। आर्थर की हौसला बढ़ाने वाली आवाज मेरे दिमाग में कहीं खो गई। मैं उस छोटी सी जीत का जश्न नहीं मना पाया। अपने साथी को मरते देख बाकी मॉन्स्टर्स ने मेरी तरफ अपने नुकीले दांत दिखाए, जैसे मुझे उनके रिएक्शन की कोई परवाह थी। मैंने दाईं ओर से मुझ पर झपटने वाले खरगोश से बचने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। मैंने अपनी तलवार नीचे की तरफ घुमाई। शर्क। उसका अंग कटकर गिर गया। मॉन्स्टर ने दर्द में दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मेरी तलवार उसकी गर्दन पर गिरी। स्प्लट। एक और खत्म। इस बार मैंने माना एसेंस को अपने शरीर में घुसने से पहले ही रोक दिया। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जल्द ही मुझे इसकी आदत हो गई। है, क्या मैं जीनियस नहीं हूं? जैसे ही मेरी नजर आर्थर पर पड़ी, मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह देखो। मैंने अपनी नसों को शांत करने के लिए धीरे धीरे और गहरी सांस ली। एड्रेनालाइन अच्छी चीज थी, लेकिन सही कंट्रोल के बिना यह आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। एड्रेनालाइन रश हमेशा किसी के भी फैसले पर असर डालता है। इसीलिए प्रोफेशनल फाइट देखने में सड़क पर होने वाली लड़ाइयों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। किसी मुश्किल हालात में अपने मन और शरीर को कंट्रोल करके ही हम अपनी पूरी काबिलियत दिखा सकते हैं। साथ और मैं हल्के कदमों से आगे बढ़ा, उनमें से हर एक पर नजर रखते हुए। लेकिन वे मुझ पर झपटे नहीं। अपनी आंखों के सामने दो अचानक मौतें देखकर वे मुझसे सावधान हो गए थे। स्मार्ट। इन छोटे जीवों का दिमाग भी बेहतर था। हालांकि उनके हमले का इंतजार करना कूल लगता, पर मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं थी। हो सकता है कि मैं उनसे ज्यादा मजबूत रहा हूं, लेकिन वह मेरी व्यक्तिगत क्षमता थी। अगर वे सब मिलकर मुझ पर हमला करते, तो हालात थोड़े मुश्किल हो सकते थे। अपने पास पड़ी लाश पर एक आखिरी नजर डालकर मैंने हमला कर दिया। हमला करने का मतलब, मैं सचमुच उन मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ा। और मेरे दुश्मन भी बेवकूफ नहीं थे। वे दो अलग अलग ग्रुप्स में मुझ पर झपटे ताकि मेरे भागने का रास्ता रोक सकें। ऐसा नहीं था कि मैं भागने की सोच रहा था। मैंने अपने सामने वाले पर तलवार चलाई। हाँ। वह हवा में उछल गया। कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी। वह हवा में लगभग 6 फीट ऊपर गया और फिर मेरी तरफ झपटा। क्या वह कंगारू था?
हालांकि मैंने कभी कंगारू देखा नहीं था। मैं अपने पिछले पैर पर टिका और हवा में ही उसका सिर काटने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई के अनुभव की कमी आड़े आ गई। मैं बाकी मॉन्स्टर्स के बारे में पूरी तरह भूल गया था। मेरा ध्यान सिर्फ हवा में मौजूद उस मॉन्स्टर पर था। 3 खरगोश मेरे अगल-बगल से मुझ पर झपटे। उनके नुकीले दांत मेरी गर्दन की तरफ थे और पंजे मेरी छाती की तरफ। हाँ, उनके पंजे थे बड़े बड़े और तेज भी। मैंने बाईं तरफ वाले को अपने खाली हाथ से पकड़ा और जमीन पर दे मारा। धड़ाम! मेरे हमले के जोरदार दबाव से उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। बाकी दो मेरे शरीर से बस कुछ इंच दूर थे। मेरा दिमाग जैसे ओवरलोड हो गया। मुझे वे स्लो मोशन में हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, या फिर मैं तेज हो गया था। मैंने तिरछी तलवार चलाई ताकि दाईं तरफ वाले के पंजे को रोक सकूं। खटाक! तलवार ने न सिर्फ हमले को रोका, बल्कि मॉन्स्टर के पंजे को काटते हुए उसकी छाती भी चीर दी। फव्वारा! खून की एक पतली धार मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं उसे अपने होठों पर महसूस कर सकता था। घिनौना! इससे पहले कि मैं खून पोंछ पाता, मुझे अपनी पीठ पर कुछ गर्म महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो एक खरगोश मेरे कंधे के नीचे अपने नुकीले दांत गड़ाए हुए था। तस्कर! दर्द मेरी सोचने समझने की शक्ति पर हावी होने लगा, लेकिन मेरे पास उससे निपटने के लिए काफी समय नहीं था। हवा में मौजूद मॉन्स्टर ने अपने पंजे मेरे चेहरे पर चलाए, जिससे मेरे माथे से लेकर जबड़े के किनारे तक की खाल फट गई। जख्म से खून बहने लगा। बाकी तीनों ने मुझे कमजोर हालत में देखकर मेरी जांघों पर हमला किया और मेरे मांस के टुकड़े नोच लिए। स्क्रच! आह! दर्द! यह पहली बार नहीं था जब मैं ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे कई बार गोली लगी थी। एक बार एक छोटे-मोटे गैंग के हमलावर ने मुझे 8 बार चाकू मारा था। दर्द मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस स्तर का दर्द कुछ नया था। मेरे शरीर का हर हिस्सा मौत की चीख पुकार कर रहा था। मैं उन जख्मों से खून बहता हुआ महसूस कर सकता था जो पहले ही हो चुके थे और जो नए जख्म मेरे शरीर पर लग रहे थे। मॉन्स्टर अपने पंजों से हमला करते रहे, मेरे शरीर को चीर-फाड़ कर टुकड़े-टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हिम्मत बनाए रखी। मैंने उन्हें अपने शरीर से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। जैसे ही मैंने अपनी पीठ पर मौजूद मॉन्स्टर को पकड़ा, उसने जोरदार विरोध किया और अपने पंजे बेतहाशा घुमाने लगा। एक पंजा मेरे सिर के पिछले हिस्से पर लगा और मेरी नसों में जबरदस्त दर्द दौड़ गया। अचानक हुआ वह दर्द इतना तेज था कि मैं सुन्न हो गया। आसपास का माहौल धुंधला लगने लगा। मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि अंधेरा मेरी नज़र को धुंधला कर रहा था। हालात बेकाबू हो रहे थे। मैं घमंडी था। मुझे यह एहसास हुआ। मैं इस दुनिया की तुलना अपनी पुरानी दुनिया से करता रहा, लेकिन मैंने इस जगह को बहुत कम आंका था। यहाँ खतरे का स्तर कहीं ज्यादा भयानक था। पृथ्वी पर एक इंसान के लिए सिर में एक गोली लगना ही अंत होता था। यहाँ मौत एक रहम की तरह लग रही थी। नहीं, यह सच में एक रहम ही था। मैं हर गुजरते पल के साथ अपनी जिंदगी को खत्म होते हुए महसूस करने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सिर्फ जिंदा रहना ही बहुत तकलीफदेह लग रहा था। मेरे जीने का जज्बा, जिस पर मुझे हमेशा गर्व था, मेरी स्थिति की सच्चाई के सामने धीरे धीरे टूट रहा था। इस दुनिया में मैं एक्स नहीं था। मैं कोई ऐसा राक्षस नहीं था जिससे दुनिया डरती हो। यहाँ मैं बस एक कमजोर लड़का था जिसके पास अच्छा दिमाग था।
ठीक ठाक ताकत वाला कोई भी जीव मुझे बिना पता चले ही मार सकता था। यह बहुत बुरा लग रहा था। किसी के हाथों मरना। खरगोश। बकवास। मैं मौत के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? और वो भी ऐसे मामूली जीवों के हाथों। यह मैं नहीं हूं। यह कायल। जरूर कायल की भावनाएं मुझ पर हावी हो गई थीं। हाँ, वह बस एक बच्चा था। ऐसी बेरहम लड़ाइयों ने उसके दिमाग पर बुरा असर डाला होगा, जिसने अपनी शानदार जिंदगी में कभी ऐसा दर्द नहीं देखा था। उसके हाथ पर एक छोटा सा कट भी लग जाता तो हीलर्स का एक ग्रुप उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ता। यह लड़ाई इतनी बेरहमी इस शरीर के लिए बहुत भारी रही होगी। फिर भी मुझे हैरानी होती है, उसकी पर्सनैलिटी मुझ पर कैसे हावी हो गई। रिचुअल में उसकी भावनाएं खत्म हो जानी चाहिए थीं। गेम में मैं जिस कायल को जानता था, वह एक ऐसा मॉन्स्टर था जिससे लोग डरते थे, न कि वह दूसरों से डरता था। दिलचस्प। मैंने अपने शरीर से चिपके उन मॉन्स्टर्स को देखा जो अपने मरे हुए परिवार का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। शायद मुझे उन पर एक एहसान करना पड़े। कहे और लोग मुझे राक्षस कहते हैं। शायद मैं तो संत हूं। मैंने अपनी मसल्स में मैना को जगाया, उन्हें गर्म किया। हाँ, मेरे कोर में मौजूद मैना तेजी से अपने पहले के रिजर्व से आधा रह गया। क्या बकवास है। मैं महसूस कर सकता था कि मैना मेरे शरीर के घायल हिस्सों तक जा रहा है। और मैंने पलकें झपकाईं। कैसे? मैं देख सकता था कि मेरी सारी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही हैं। नहीं, यह सिर्फ ठीक नहीं हो रहा था, यह फिर से बन रहा था। मसल फाइबर कहीं से भी बढ़ रहे थे और सभी डैमेज ब्लड वेसल रिपेयर हो रही थीं। हालांकि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, मैं महसूस कर सकता था कि मेरा नर्वस सिस्टम नए बने मसल फाइबर से जुड़ रहा है। यह क्या मैं वैम्पायर हूं? मुझमें यह काबिलियत कैसे आई? गेम में केल के पास किसी भी तरह की रीजेनरेशन, शरीर के अंगों को दोबारा बनाने की काबिलियत होने का कोई जिक्र नहीं था। और इस लेवल की चीज, यहां तक कि वैम्पायर जो दूसरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं, उनमें भी इतनी जबरदस्त रीजेनरेशन की काबिलियत नहीं होती थी। कम से कम उनमें से ज्यादातर में तो नहीं। उनके रीजेनरेशन की रफ्तार कई चीजों पर निर्भर करती थी, जिनमें ब्लडलाइन सबसे अहम थी। शाही वैम्पायर्स के पास वाकई ऐसी जबरदस्त काबिलियतें थीं जो उन्हें लगभग अमर बना देती थीं। लेकिन उन काबिलियतों की भी एक कीमत चुकानी पड़ती थी। चोट लगने पर शरीर के अंगों को दोबारा बनाने के लिए उनके पास खून का काफी रिजर्व होना जरूरी था। लेकिन मैं एक इंसान था, वैम्पायर नहीं। हालांकि जैसे जैसे कोई मजबूत होता जाता है, उसका शरीर उतनी ही तेजी से ठीक होता है। फिर भी इस लेवल की हीलिंग के बारे में कभी सुना नहीं गया था। क्या उस रिचुअल अनुष्ठान की वजह से मुझे यह काबिलियत मिली थी? शायद मेरे ट्रांसमाइग्रेशन दूसरे शरीर में जाने की वजह से कुछ बदलाव हुए हों। या फिर मेरे पास सोचने का समय नहीं था। खरगोश जो शुरू में मेरे ठीक हुए शरीर को देखकर हैरान थे, उन्होंने मुझ पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैं पहले की तरह घबराया नहीं था। मैंने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और जबरदस्त ताकत के साथ हवा में उछल गया। मॉन्स्टर्स ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उनमें इतनी रफ्तार नहीं थी कि वे मेरी ऊंचाई तक पहुंच सकें। उनकी इस अस्थायी लाचारी का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी तलवार अपने सबसे पास वाले मॉन्स्टर की तरफ फेंकी। तलवार जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ी और मॉन्स्टर के सीने में घुस गई। धप! उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा।
पिछली लड़ाइयों में मारे गए दुश्मनों की वजह से मेरी ताकत बढ़ गई थी। लड़ाई की घबराहट में मैं अपने शरीर में माना एसेंस ऊर्जा को घुसने से रोकना भूल गया था, जिससे मेरी ताकत बढ़ गई। अब शांत दिमाग से मैंने हवा में लटके हुए ही उस माना एसेंस के लिए अपने शरीर में घुसने के रास्ते बंद कर दिए जो मॉन्स्टर से आ रहा था। मैं आसानी से ऐसा कर पाया और साथ ही लड़ाई पर भी अपना ध्यान बनाए रखा। बाकी मॉन्स्टर्स कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गए। मैं नीम पर उतरा और अपनी तलवार निकाली, जो मेरे सामने पड़ी लाश में धंसी हुई थी। एक साफ झटके के साथ मैंने ब्लेड से खून साफ किया और फिर से लड़ने की पोजीशन ले ली। 2 कदम दाईं ओर मैं उस मॉन्स्टर के सामने आया जो मेरे गले पर झपटने के लिए तैयार था। उसे कोई मौका दिए बिना मैंने अपनी तलवार को एक बड़े घेरे में घुमाया। छपाक! हवा में खून बिखर गया और उसका सिर मेरे पैरों के पास लुढ़क गया। मैंने फिर से अपनी माना ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस बाहरी माना को अपने शरीर में घुसने से रोका। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद यह अब सांस लेने जितना आसान हो गया था। मैंने अपने सामने मौजूद जीवों पर नजर डाली। अभी भी 3 बचे थे। आह! चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। आर्थर देख रहा था कि कैसे कायल मारे गए मॉन्स्टर्स से निकलने वाली माना ऊर्जा को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत बढ़िया। अब कोशिश करो कि वह ऊर्जा तुम्हारे शरीर में घुसने से पहले ही रुक जाए। कायल की तरक्की जबरदस्त थी। उसे आप एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला टैलेंट कह सकते थे। आर्थर को उसे हर पल संभालने की जरूरत नहीं थी। कायल खुद सीखने में पूरी तरह सक्षम था, बस उसे सही दिशा दिखाना ही काफी था। लेकिन आर्थर जानता था कि कायल जल्द ही लड़खड़ाएगा। चाहे किसी में कितना भी टैलेंट हो या कायल जैसी बुद्धि हो, यह तय था कि लड़ाई का अनुभव खरीदा नहीं जा सकता। इसे सिर्फ एनालाइज करके या पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। असली सीख के लिए लड़ाई का अनुभव करना जरूरी था। जब मॉन्स्टर कायल पर हमला करने के लिए हवा में कूदा, तो कायल ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देने के बजाय अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक मॉन्स्टर पर लगा दिया। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। लड़ाई का एक ही नियम था, हर चीज और हर कोई आपका दुश्मन है। कभी भी ज्यादा आत्मविश्वास में आकर सिर्फ एक एक दुश्मन को मारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने आसपास के माहौल पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी था। शायद कायल थ्योरी में यह बात जानता था, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हालांकि कायल उनके हमलों को रोकने और नुकसान कम करने में कामयाब रहा, लेकिन एक मॉन्स्टर अपने नुकीले दांत कायल की पीठ में गहराई तक धंसाने में सफल हो गया। फिर भी इतनी गंभीर हालत में भी कायल के चेहरे पर जो शांति थी, उससे आर्थर प्रभावित हुआ। लेकिन जल्द ही वह मुश्किल में घिर गया। आर्थर ने सोचा कि क्या उसे बीच में दखल देना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। कायल की जान को अभी कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसने देखा कि आगे क्या होता है। उसे भी इस बात की उत्सुकता थी कि उसका बॉस क्या कमाल कर दिखाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ, उसके लिए वह तैयार नहीं था। आर्थर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जब उसने देखा कि केल का शरीर उसके सामने ही ठीक हो रहा था। सिर्फ ठीक ही नहीं हो रहा था, बल्कि शरीर का हर एक मसल फाइबर अपनी असली हालत में वापस आ रहा था। यह आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि अब किस बात पर हैरान हो। हर पल जब वह केल को देखता, तो वह लड़का अचानक ही कोई ऐसा कारनामा कर दिखाता जो हकीकत को ही झुठला देता। केल की तरक्की देखकर आर्थर ने सोचा कि ऊंचे रैंक तक पहुंचने के बाद वह कितना ताकतवर हो जाएगा। खौफनाक! उसके दिमाग में बस यही ख्याल था। केल के घायल शरीर के अंगों को ठीक करने,
फिर से बनाने के बाद लड़ाई जारी रही। इस बार केल की हरकतें और भी आसान हो गईं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि आम तौर पर लड़ाई के बारे में उसकी समझ बेहतर हो गई है। हर मार के साथ केल को माना एसेंस को अपने मेरिडियन में जाने से रोकने की आदत हो गई थी। बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करने में केल को 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। अब तुम मेरी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह तैयार लग रहे हो। आर्थर केल के पास गया, जो मॉन्स्टर्स की लाशों के बीच खड़ा था। इस बार केल ने आर्थर की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। इतनी जबरदस्त लड़ाई के बाद भी वह लड़ाई की हालत से बाहर आ पाया। शानदार। खुद को परखने का इंतजार नहीं कर सकता, केल ने जवाब दिया। हमारे अल्केमिस्ट से मिलना अब पक्का मजेदार होगा। आर्थर ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अल्फ्रेड साइमर, हम जल्द ही मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट 3486 पूरा हुआ। एक आदमी लंबी सुरंगों से गुजरते हुए तहखाने के एक ऊंचे कमरे में दाखिल हुआ। 5-7 कद का वह आदमी, जिसके कंधे तक सफेद बाल थे और चेहरे पर हरे नीले रंग की आंखें थीं। वह 40 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। सफेद कोट पहने हुए वह किसी रिसर्चर जैसा लग रहा था। वह एक रिसर्चर ही था, बस। कोई आम रिसर्चर नहीं। अल्फ्रेड साइमर, जिसे मैड अल्केमिस्ट, पागल कीमियागर के नाम से भी जाना जाता था। नए सब्जेक्ट्स प्रयोग के लिए लोग अभी तक क्यों नहीं लाए गए? अल्फ्रेड की आवाज बिना किसी भाव परिवर्तन के गूंजी। कोई यह भी कह सकता था कि क्या उसका चेहरा भाव बदलने के काबिल भी था। नए लोगों को लाना मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया भर के साम्राज्यों ने हमारी पिछली हरकतों का हवाला देते हुए अपनी गश्त बढ़ा दी है। असिस्टेंट ने आह भरी। अपने बॉस से बात करना तनावपूर्ण था। वह पूरी फैसिलिटी में उन गिने चुने लोगों में से एक था जिनमें इस आदमी का असिस्टेंट बनने की हिम्मत थी। उनका डर बेबुनियाद भी नहीं था। एक गलत शब्द, एक गलत हरकत और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका शरीर उन्हीं कमरों में नया सब्जेक्ट बन जाएगा जहां आपने हमेशा एक्सपेरिमेंट किए थे। पलक झपकते ही आप एक रिसर्चर से एक स्पेसिमेन, नमूना में बदल सकते थे। और सच कहूँ तो कोई भी किसी तरह का हाइब्रिड, अलग अलग जातियों या जीवित जीवों से बना मिलाजुला जीव नहीं बनना चाहता था। उसे नंबर 1 कहा जाता था, जो सीधे उनके बॉस के नीचे था। अल्फ्रेड की रिसर्च फैसिलिटी के हर सदस्य को नंबरों से बुलाया जाता था, जो संगठन में उनकी भूमिका और महत्व पर निर्भर करता था। हालांकि उसकी जगह हर कोई अपने सपनों में पाना चाहता था, लेकिन कोई भी इसे हकीकत नहीं बनाना चाहता था। उसकी जगह पर होने का मतलब था मौत से भी बदतर किस्मत का सबसे ज्यादा खतरा होना। लेकिन इतने बड़े जोखिम के साथ बड़े इनाम भी मिलते थे। नंबर 1 की बातें अल्फ्रेड की बातों के बराबर थीं। उसकी आवाज में वजन और ताकत थी। उसके पास अल्फ्रेड की साफ इजाजत के बिना भी अल्फ्रेड की सभी फोर्सेस को आदेश देने का अधिकार था। और ये फोर्सेस इतनी ताकतवर थीं कि एक छोटे से ड्यूकडम रियासत की ताकत को भी चुनौती दे सकती थीं। हमारे काम का पेट्रोलिंग से क्या लेना देना? हम तो बस सबकी भलाई के लिए रिसर्च कर रहे हैं। यहां तक कि नंबर 1 भी दुनिया के उनके प्रति रवैये से उलझन में था। वे बस कुछ रिसर्च कर रहे थे और उसके लिए उन्हें कुछ जिंदा लोगों की जरूरत थी। कुछ हजार लोगों को उधार लेने देने में क्या मुश्किल थी? फिर भी उसे अपने आइडल के सामने भरोसेमंद दिखना था। हाँ, सभी रिसर्चर अल्फ्रेड से डरने के बजाय उसे पूछते थे। उनके लिए अल्फ्रेड किसी भगवान जैसा था जिसने अपनी समझदारी से उनकी जमीन को आशीर्वाद दिया था। उन्हें यकीन था कि वह इस दुनिया को बदल सकता है और इसे एक बेहतर जगह बना सकता है। उनके लिए
मैं कुछ समाधान सोचने की कोशिश करूंगा, बॉस। अल्फ्रेड ने सिर हिलाया। उसे इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। अगर उसे सच में और जिंदा लोगों की जरूरत होती तो वह यहाँ काम करने वाले लोगों में से ही किसी को ले सकता था। आखिरकार उनके लिए यह सम्मान की बात होती कि वे किसी ऐसी चीज का हिस्सा बने जो इस पुरानी पड़ चुकी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सके। वे अभी कंट्रोल रूम के अंदर थे, जहां से उनके सभी बेस के ऑपरेशन पर नजर रखी जाती थी। दुनिया भर में अल्फ्रेड के कई साथी थे, ऐसे साथी जो उसी की तरह सोचते थे। उसके एक्सपेरिमेंट सभी जगहों पर फैले हुए थे, जिनमें वहां रहने वाले हर तरह के जीव जंतु शामिल थे। फिर भी उसे पहाड़ों में बना यह बेस सबसे ज्यादा पसंद था। इसकी कोई खास वजह नहीं थी। उसे यह इसलिए पसंद था क्योंकि उसे यह पसंद था। उसकी पसंद में कोई भावना नहीं थी, बस एक इत्तेफाक था। अल्फ्रेड कभी कभी दूसरी जगहों पर हो रहे काम की प्रोग्रेस देखने के लिए कंट्रोल रूम आता था। दूसरे हेड के साथ एक वीडियो कॉल कनेक्ट किया जा रहा था। इनमें से हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जीनियस था। दुनिया के नैतिक नियमों से बंधे होने के कारण वे सभी अल्फ्रेड के साथ मिलकर प्रकृति के प्रति अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए थे। उनकी पर्सनैलिटी और प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों को जानने की इच्छा ही उन्हें एक साथ लाई थी, भले ही उनकी सोच और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग और सनकी थीं। यह तो तय था कि इनमें से कोई भी सामान्य पैमानों के हिसाब से ठीक-ठाक दिमाग वाला नहीं था। वे किसी इंसान के मांस की क्वालिटी की तुलना किसी जानवर या मॉन्स्टर के मांस से करने के लिए उसका चीरफाड़ कर देते थे। उनके लिए यह सीखने सिखाने वाली बात थी। दुनिया के लिए यह बहुत बुरा था। उनके जुल्मों की वजह से लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन ये राक्षस अब भी आज़ाद घूम रहे थे और अपने पहले से भरे हुए अपराधों के रिकॉर्ड में नए गुनाह जोड़ रहे थे। जैसे ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई, स्क्रीन पर कई चेहरे दिखाई दिए। उनमें 20-30 साल के नौजवानों से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। कुछ महिलाएं भी थीं, हालांकि उनकी संख्या कम थी। बेस 34 रिपोर्ट कर रहा है। बेस 86 रिपोर्ट कर रहा है। बेस 103 रिपोर्ट कर रहा है। बेस 836 रिपोर्ट कर रहा है। इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की तरह ही बेस की पहचान भी उनके नंबरों से की जाती थी। ये नंबर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। हर नंबर उस बेस की ताकत और रिसर्च की क्षमता को बताता था। नंबर जितना कम होगा, बेस उतना ही मजबूत होगा। अल्फ्रेड का बेस, जो मेन बेस था, उसे 0 रैंक मिली थी, जो खुद अल्फ्रेड की भी थी। हर हेड को होलोग्राफिक इमेज से देखा जा सकता था, जिसमें वे अपने कंट्रोल रूम में खड़े थे, जो मेन बेस जैसा ही था। जैसे ही रिपोर्टिंग खत्म हुई, सभी हेड एक पल के लिए चुप हो गए और फिर हेल लोनाटू, एक साथ चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी छाती पर रिदमिक बीट्स के साथ मुट्ठियां थपथपाईं। इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लोनाटू कहा जाता था। इस ग्रुप का हर मेंबर खुद को नेचर लवर मानता था, जो नेचर के सीक्रेट्स को उजागर करके उसकी रक्षा करेगा और दुनिया को मिलकर डेवलप करने में मदद करेगा। वे खुद को ज्ञान का रक्षक मानते थे। उनके लिए टेस्ट सब्जेक्ट वे लोग थे जिन्हें ज्ञान के देवता का आशीर्वाद मिला था, जिन्हें बड़े भले के लिए खुद को कुर्बान करने का खास अधिकार मिला था। लोनाटू का हर मेंबर उनकी गलत सोच पर पूरी तरह से विश्वास करता था। जो लोग उनका विरोध करते थे, उन्हें शैतान की औलाद समझा जाता था। पागल, इन पागलों के लिए बस यही शब्द सही था। लेकिन आज उनकी किस्मत उनकी जीत पर बात करने के लिए नहीं थी। मीटिंग शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद लोनाटू के पूरे हेडक्वार्टर में इमरजेंसी अलार्म बज गए। बेस पर हमला हो गया।
गार्ड सर, वे बेवकूफ क्या कर रहे हैं? नंबर 1 की आवाज कमरे में गूंजी। टीम 5 को उत्तर में 60 डिग्री पर भेजो। टीम अल्फा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पश्चिमी इलाके की छानबीन करो। पूर्व से सिग्नल आ रहे हैं। दक्षिणी मोर्चे पर दुश्मन के सिग्नल मिले हैं। टीम सी, तुम्हें दक्षिण के रास्तों की सुरक्षा करनी है। जासूसी के लिए ब्रॉन्ज कोर वालों को भेजो। पूरे कंट्रोल रूम में अफरा-तफरी मच गई। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके सिस्टम ने हर तरफ से दुश्मन के हमले भांप लिए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सिस्टम दुनिया के सबसे जीनियस लोगों ने बनाए और बेहतर किए थे। इनका हैक होना लगभग नामुमकिन था, जब तक कि दुश्मन प्लैटिनम कोर से ऊपर का न हो। वे राक्षस निश्चित रूप से सभी माना स्कैनर में माना की बाढ़ ला सकते थे, जिससे वे ओवरलोड हो जाते। ये सिस्टम दुश्मन के हमलों का पता लगाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अगर डायमंड कोर या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति लड़ाई में शामिल हो जाता, तो कुछ नहीं किया जा सकता था। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए इन ताकतवर लोगों के खिलाफ सावधानी बरतना बेकार था। पूरी फैसिलिटी में मौजूद लड़ाके किसी भी घुसपैठिए के निशान खोजने के लिए हर इलाके की छानबीन में जुट गए, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। अल्फ्रेड बस चुपचाप सब कुछ देखता रहा। जब नंबर 1 ने दूसरे बेस से और मदद बुलाने का आदेश दिया, तो उसने कोई टिप्पणी नहीं की। एक ऐसे संगठन के लिए जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उन्होंने अपने बेस की सुरक्षा या अपनी ओर से कुछ ऑपरेशन करने के लिए कई लड़ाकों को काम पर रखा था। फिर भी ये लोग असीमित नहीं थे। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह आम बात थी। ज्यादातर स्टाफ रिसर्चर थे, जिन्हें लड़ाई का बहुत कम या कोई अनुभव नहीं था। पैसे के लिए काम पर रखे गए लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उनकी अधिकतम ताकत शुरुआती प्लैटिनम कोर तक ही सीमित थी। प्लैटिनम या उससे ऊपर के रैंक वाले लोगों की दुनिया भर में बहुत अहमियत थी। इतना ही नहीं, गोल्ड कोर वाले लोग भी काफी ताकतवर माने जाते थे। और ऐसे ताकतवर लोग लोनाटू जैसे पागल संगठन के लिए काम नहीं करेंगे। कम से कम उनमें से ज्यादातर तो नहीं ही करेंगे। कौन समझदार इंसान उन किताबी कीड़ों की रक्षा के लिए लड़ेगा, जबकि उन्हें कहीं और अच्छी खासी रकम मिल सकती है, और वो भी बिना किसी जोखिम के। इसलिए लोनाटू के लिए लड़ने वाले वही लोग थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। अपराधी और कुछ सनकी लोग। हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही किसी भी विदेशी फ्रीक्वेंसी के लिए कम्युनिकेशन खोल दो। अल्फ्रेड ने अपनी बात कही। खामोशी। सबकी नजरें अल्फ्रेड की ओर मुड़ गईं, उनके चेहरों पर उलझन साफ दिख रही थी। नंबर 1 आगे आया। लेकिन क्या इससे उनके हमारे सिस्टम को हाईजैक करने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? वह एक पल के लिए रुका। हालांकि हमारे सिस्टम को हैक करना मुश्किल होगा, फिर भी हमारे दुश्मन का स्तर हमसे काफी ऊपर है। अल्फ्रेड ने कोई जवाब नहीं दिया। हरीनीली आंखों की एक जोड़ी बस नंबर 1 को घूर रही थी। घबराकर नंबर 1 पीछे हट गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। बॉस, उसकी आवाज कांप रही थी। अल्फ्रेड की नजरें ऐसी नहीं थीं जिन्हें हल्के में लिया जा सके। हालांकि वह लड़ाई झगड़े में बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन उसका व्यक्तित्व खौफनाक था। यह कोई दबदबा जमाने वाला व्यक्तित्व नहीं था। यह उससे कहीं बढ़कर था। यह कुछ वैसा ही एहसास था जैसे किसी शिकारी जानवर का सामना करते समय रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वो बेजान आंखें। तुम्हें क्या लगता है, अगर दुश्मन हमसे एक स्तर ऊपर है तो उसने हमें खत्म क्यों नहीं किया? अल्फ्रेड एक कदम आगे बढ़ा और नंबर 1 के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। वो
मैं माफी चाहता हूँ, सर। नंबर 1 घुटनों के बल बैठ गया। उसका हाथ जमीन को छू रहा था। डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। उसे अपने बेवकूफी भरे जवाब के नतीजों का डर था। अल्फ्रेड ने अपने सामने हो रहे इस ड्रामे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन घुमाई, हाथ हवा में उठाए और अपने जोड़ों को ढीला किया। दूसरी तरफ वाले हमसे बात करना चाहते हैं। शांति से। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा हो जो उन्हें चाहिए। यह साफ है कि वे किसी साम्राज्य से नहीं हैं। हाँ हाँ, सर। नंबर 1 ने उलझन में अपना सिर दाईं ओर झुकाया। क्या उसने फिर कुछ गलत कर दिया? लेकिन ओह, मैं कम्युनिकेशन शुरू करता हूं। पास खड़े स्टाफ की ओर बढ़ते हुए नंबर 1 ने एक के बाद एक आदेश दिए। बाकी सभी प्रमुख चुपचाप यह सब देखते रहे। किसी ने बीच में कुछ नहीं कहा। वैसे वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे। मदद के लिए आने वाली फोर्स को रोक दिया गया था। यह साफ था कि अगर दुश्मन ने हमला किया तो वे बच नहीं पाएंगे। दुश्मनी करने के बजाय शांति से पेश आना बेहतर था। इन लोगों को अपनी रिसर्च से मतलब था, न कि लड़ाइयों से। वे हारने वाली लड़ाई लड़ने के बजाय चुपचाप सिर झुका लेना पसंद करते। कम से कम उनमें से ज्यादातर तो ऐसा ही करते। लेकिन अल्फ्रेड ऐसा नहीं था। उसने बातचीत के लिए हाँ क्यों कहा, इसकी वजह साफ थी। जब बातचीत से मसले हल हो सकते हैं तो बेकार में लड़ाई क्यों की जाए। हालांकि वह बहुत समझदार या सामान्य इंसान नहीं था, लेकिन यह बात उसकी इंसानियत और नैतिकता के मामले में थी। वरना अल्फ्रेड एक लॉजिकल इंसान था और उसे इस बात का गर्व था कि वह इतिहास के सबसे बड़े दिमागों में से एक है। वह सिर्फ इसलिए डरकर पीछे नहीं हटता कि कुछ गुंडों ने उनके बेस पर हमला कर दिया था। और अगर दुश्मन ने हमला करने का फैसला भी कर लिया होता तो जरूरत पड़ने पर अल्फ्रेड डायमंड कोर को भी मार सकता था। आखिरकार यही उसका मेन बेस था, उसका होम ग्राउंड। अगर दुश्मन ने सच में उन पर हमला किया होता, उनमें से हर एक मौत की भीख मांगता। कोई भी मांगेगा। कोई भी इंसान इतिहास के सबसे तेज एसिड में नहाना, ऐसी गैसें अंदर लेना पसंद नहीं करेगा जिससे वे धीरे धीरे फट जाएं, या हर गुजरते सेकंड के साथ उसके शरीर के अंग हवा में बिखर जाएं। अल्फ्रेड साइमर से निपटने में दुनिया इतनी सावधान क्यों थी, इसका एक कारण था। उन्होंने उसके सिर पर इनाम की घोषणा की थी, अपने साम्राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी थी और लोनाटू के असर को कम करने के लिए कई कदम उठाए थे। लेकिन किसी भी साम्राज्य ने मैड अल्केमिस्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया था। वे अल्फ्रेड से जितना डरते थे उतना ही उससे नफरत भी करते थे। मैड अल्केमिस्ट ने अपने नाम पर पागल होने का एक कारण था। वह पागल आदमी पूरे साम्राज्य को उड़ा सकता था और इस प्रोसेस में खुद को भी मार सकता था, अगर इसका मतलब उसके दुश्मनों का पूरी तरह से खत्म होना हो। अल्फ्रेड साइमर की जिंदगी का एक ही फलसफा था, कोई भी दुश्मन कल न देख पाए। उन्होंने बातचीत के लिए चैनल स्वीकार कर लिया है। फ्रीक्वेंसी मिलाई जा रही हैं। मेरे बगल में खड़े एक सैनिक ने सूचना दी। कौन सा सैनिक? जो लोग मेरे लिए काम करते हैं वे मेरे और मेरे मकसद के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। इसलिए मुझे उन्हें सैनिक न कहने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्हें सदस्य या गार्ड कहना उनकी सेवा का अपमान होगा। कम से कम मैं तो ऐसा ही सोचता हूं। तुम इस बारे में सच में बहुत कॉन्फिडेंट थे। आर्थर ने प्रभावित होते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने आर्थर से कहा था कि वह चारों तरफ से माना ऊर्जा की लहरें भेजे और पूरी पर्वत श्रृंखला को घेर ले। मुझे अल्फ्रेड को हमसे शांति से बात करने के लिए राजी करना था।
मुझे उसे लड़ाई न करने की ठोस वजह देनी थी। और अपनी ताकत दिखाने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? अल्फ्रेड के बेस पर हमला करना समझदारी नहीं थी। अल्फ्रेड कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आसानी से उलझा जा सके। उसने हमें धीरे धीरे और तड़पा तड़पा कर मारने के लाखों तरीके सोच रखे होंगे। गेम में अल्फ्रेड के पागलपन से पीक डायमंड कोर वाले भी सुरक्षित नहीं थे। फिर भी ऐसा नहीं था कि मैं उससे डरता था। आर्थर के साथ होने पर हमें रोकने के लिए कम से कम कुछ इमॉर्टल्स और एक सॉवरेन की जरूरत पड़ती, और अल्फ्रेड के पास इनमें से कोई भी नहीं था। जहां तक लोनाटू की सेना की बात है, रुको, क्या मैंने बताया था कि लोनाटू क्या था? मैंने बताया था, है ना? लोनाटू उस संगठन का नाम था जिसे अल्फ्रेड ने अपने जैसे सोच वाले लोगों को एकजुट करने के लिए बनाया था। ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर जो थोड़े सनकी थे। इसलिए उनकी पूरी सेना में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शायद अर्ली प्लेटिनम कोर वाला हो सकता था, या ज्यादा से ज्यादा प्लेटिनम 3 या 4 फीट वाला। उनकी सेना संख्या में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें ज्यादातर कम कोर वाले लोग थे, मुख्य रूप से गोल्ड और उससे नीचे वाले। जब मैं आगे की योजनाओं के बारे में सोच रहा था, तो मेरी नज़र आर्थर के चेहरे पर गई, जिस पर हल्की सी चिंता की लकीरें थीं। तुम्हें जाल ट्रैप्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्थर को यकीन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। मैं बातचीत के लिए जाऊंगा। हूँ। क्या उसे मेरी चिंता थी? मतलब मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे मुंह पर ही मुझे बचाने जैसी बातें कहना, यार, इससे मेरे ईगो को चोट पहुंचती है। थोड़ी सी। मुझ पर भरोसा करो। मैंने उस आदमी के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। मैं उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानता हूं जितना शायद वह खुद जानता होगा। ठीक है, वह झूठ था। हाँ? आर्थर ने बेबसी से आ भरी। सुनो, हो सकता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ न जानता हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि अल्फ्रेड डरपोक नहीं है। अगर उसी ने हमारे अंदर आने के लिए दरवाजे खोले हैं, तो वह हमें इतने छोटे मोटे तरीकों से मारने की कोशिश तो नहीं करेगा। मैंने आर्थर को भरोसा दिलाया। तो बस आराम से रहो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। मैंने उस पल को बीतने दिया और फिर दोबारा कहा, और तुम्हें पता है, तुम्हें अपने बॉस पर भरोसा करना चाहिए। यह कैसा चेहरा बना रखा है? हमारे पीछे खड़े 50 लोग हमारी बातचीत चुपचाप सुन रहे थे। शुरू में जब उन्होंने मुझे आर्थर के फैसलों को प्रभावित करते देखा, तो वे उलझन में पड़ गए थे। लेकिन आर्थर ने सभी को साफ साफ बता दिया था कि वह एक बड़े संगठन में शामिल हो रहा है। अब इन लोगों को पता था कि उनका बॉस किसके लिए काम करता है। उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला था। उनकी भूमिकाएं वैसी ही थीं, और उनकी सैलरी और फायदे भी। जहां तक मेरी पहचान की बात है, आर्थर ने मेरा परिचय DX के एक अहम और ऊंचे ओहदे वाले सदस्य के तौर पर कराया। फ्रॉस्ट डकडम में एक तरह का छिपा हुआ एजेंट। आप सोच सकते हैं कि क्या मैं पागल हो गया था? मैंने पहले आर्थर के उन आदमियों को मार डाला था जिन्हें मेरी पहचान पता चल गई थी, और अब मैं खुद इन लोगों के सामने अपनी पहचान जाहिर कर रहा था। लेकिन मेरी सोच का असल मकसद खुद को छिपाकर रखना नहीं था। मकसद DX के मुखिया की पहचान को छिपाकर रखना था, और लोगों को यह यकीन दिलाना था कि वह एक ताकतवर लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भविष्य में होने वाले धोखे और दुनिया की तरफ से हमारे खिलाफ उठाए जाने वाले आक्रामक कदमों को रोका जा सके। अगर सबको पता होता कि मेरे जैसा कोई इस संगठन को चला रहा है, तो कोई हमसे डरता नहीं।
मतलब कोई ऐसे संगठन से कैसे डर सकता है जिसे एक ऐसा बच्चा चला रहा हो जो अभी ब्रॉन्ज कोर तक भी नहीं पहुंचा है और जिसकी उम्र अभी 20 साल से भी कम है। दुनिया के हिसाब से और आम समझ के हिसाब से मैं एक बच्चा था, बस एक बच्चा। और लोग मर्दों से डरते हैं, बच्चों से नहीं। इन लोगों को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने अपने सदस्यों के लिए यूनिफॉर्म तैयार नहीं की थी। खैर, यह काम भविष्य में भी किया जा सकता था। DX को इस दुनिया में एक मजबूत ताकत बनाने के लिए मुझे अभी लंबा सफर तय करना था। वैसे कम्युनिकेशन क्यों शुरू नहीं हुआ? ये लोग, क्या ये थोड़े और तेजी से? सर, हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। बस बात यह है कि दुश्मन बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है ताकि हम इस चैनल के जरिए आसानी से उनके सिस्टम को हैक न कर सकें। मेरी तीखी नजर को देखकर वह घबरा गया। क्या मैं इतना डरावना हूं? हे, मुझे पता था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। नंबर 1, अल्फ्रेड का असिस्टेंट और काफी काबिल आदमी। उसमें भी अल्फ्रेड जैसा ही पागलपन था, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा सावधान रहता था। नंबर 1 कभी भी ऐसी नौसिखिया गलती नहीं करेगा कि हमें अपने सिस्टम का कंट्रोल दे दे, भले ही उसे पता हो कि हम पूरी ताकत से उन पर सीधा हमला करने में सक्षम हैं। लेकिन उसकी सावधानियां निश्चित रूप से मेरा समय और सब्र खत्म कर रही थीं। सो जल्दबाजी न करें। वह आदमी जल्द ही मेरे लिए काम करेगा। और एक जिम्मेदार बॉस होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कर्मचारियों की क्षमताओं का सम्मान करूं, जो जल्द ही कर्मचारी बनने वाले हैं। क्र्क क्र्क। कम्युनिकेटर बस उठा क्योंकि चैनल कनेक्ट हो रहा था। नमस्ते, क्या वे मुझे सुन सकते हैं? हाँ। हेलो, यह मैं लोनातू का प्रतिनिधि हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हैं या आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं या हमला करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत कैसी बकवास है? यह आदमी ही शायद इसका सबसे पहले विरोध करने वाला रहा होगा। वे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि यह चीज काम करती है? कम्युनिकेटर में नंबर 1 की आवाज फिर से गूंजी। क्या वह उससे भी ज्यादा शर्मनाक नहीं है? मैंने जूलियन की ओर देखा, जो चुपचाप मुझे देख रहा था और अपना काम शुरू करने के लिए मेरे आदेश का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम यहाँ एक डील के लिए आए हैं जो शायद आपको फायदेमंद लगे। जूलियन ने मुझे तिरछी नजर से देखते हुए कहा। क्या? मेरी सेवा करना ही उनके लिए सबसे अच्छी डील होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद नंबर 1 फिर बोला। केवल आपके प्रतिनिधियों को ही अंदर आने की इजाजत है। नंबर 1 अपनी बात बीच में ही रोक गया। फिर उसकी आवाज कम्युनिकेटर में फिर से गूंजी। लेकिन बॉस, यह खतरनाक होगा। हाँ, ठीक है। माफ कीजिएगा। मुझे दूसरी तरफ से धप की आवाज सुनाई दी। क्या कोई घुटनों के बल गिर गया? खांसी। गेट खोल दिए गए हैं। आप अपनी पूरी सेना के साथ अंदर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहा हो तो उसे छोड़ दें। मेहमानों को मारना शर्मनाक होगा। ओवर। जूलियन बस कम्युनिकेटर को देखता रहा, जो एक बार बीप करने के बाद बंद हो गया। वह दूसरी तरफ के लोगों की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गया। नंबर 1 हमें धमका रहा था, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि यहाँ पलड़ा हमारा भारी है। बॉस, ये लोग कौन थे? रिसर्चर।
मैं एरेस पहाड़ों के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ा। आर्थर और बाकी लोग मेरे ठीक पीछे चल रहे थे और अचानक होने वाले हमलों पर नजर रखे हुए थे। मैंने उन्हें बार बार भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वे लोग और ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता। अगर मैं गेम से अल्फ्रेड को नहीं जानता होता, तो मैं भी उस बेस में जाने से हिचकिचाता। मेरा मन तो बातचीत करने के बजाय उन पर हमला करने का करता। आखिरकार हिंसा ही एक ऐसी चीज है जो आपके विरोधियों को काबू में कर सकती है। रास्ता थोड़ा उबड़-खाबड़ था, इसलिए यहाँ-वहाँ कूदना पड़ रहा था। बॉस, लेकिन क्या वह आदमी हमारी शर्तों आपकी शर्तों को मानेगा? जूलियन मेरे पास आया और मेरे साथ चलने लगा। वह मान जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ तक कि उसके पिता भी मान जाएंगे। हालांकि मुझे पता नहीं था कि वह कौन था। जूलियन ने बस अपना सिर हिलाया। पिछले 3 दिनों में जूलियन में काफी सुधार हुआ था। मेरे साथ रहने से वह अब ज्यादा सामान्य हो गया था। अब वह झुग्गी बस्ती के लड़के जैसा व्यवहार नहीं करता था। उसमें आत्मविश्वास जगाने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है। एक बार जब मेरा लड़का गेम में आ जाएगा, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अकादमी में रहते हुए मैं DX की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी जूलियन की होगी। मुझे पता था कि यह उसके कंधों पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन वह ठीक रहेगा। आर्थर उसके साथ होगा। हम आर्थर का साथ ही वह चीज है जो मेरे अजीबोगरीब प्लान्स में मुझे हमेशा भरोसा दिलाती है। यह धरती नहीं है जहां बंदूक होने से आप बच सकते हैं। यहाँ ताकत की जरूरत है, पूरी तरह से जबरदस्त ताकत की, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। रही बात अल्फ्रेड के मेरी डील मानने की। हालांकि मैंने जूलियन को हमारी सफलता का भरोसा दिलाया था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे पक्का नहीं पता था कि चीजें कैसी होंगी। अल्फ्रेड कोई बहुत समझदार इंसान नहीं था, और ऐसे लोगों को समझना सिरदर्द का काम है। मेरे सारे हिसाब किताब गेम की जानकारी पर आधारित थे, लेकिन सिर्फ कोई बेवकूफ ही ऐसी चीज पर भरोसा करेगा। मैंने जो खेला था वह सिर्फ एक गेम था, यह कोई गेम नहीं था। यहाँ दांव असली थे और जानलेवा भी। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने इस दुनिया के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर सोचा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आगे भी सब कुछ आसानी से होगा। खासकर तब जब अल्फ्रेड साइमर जैसे सनकी इंसान से निपटना हो। मैं डील के दौरान कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था, वरना अल्फ्रेड इसे मेरी कमजोरी समझ लेता। और एक बार जब उसके दिमाग में बदला लेने का ख्याल आ जाता। आर्थर के साथ होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ गलत होता तो हालात अच्छे रहते। अभी अल्फ्रेड को हमसे लड़ने के बजाय हमारी बात सुनना ज्यादा फायदेमंद और कम संसाधन खर्च करने वाला लगा होगा। और मेरे किसी भी गलत शब्द का नतीजा हमारे लिए बुरा हो सकता था। अल्फ्रेड को काबू करने का एकमात्र तरीका बातचीत में अपना दबदबा दिखाना था। मुझे उसे यह एहसास दिलाना था कि मेरे पीछे जो ताकत है वह इतनी मजबूत है कि वह बाद में उसकी किसी भी छोटी मोटी चाल को आसानी से नाकाम कर सकती है। छोटी मोटी चालें, जैसे कि अगर हम उसे गुस्सा दिला दें तो वह हमें बेस पर ही मारने की कोशिश करे। अल्फ्रेड अपनी बात का पक्का था, लेकिन गुस्सा किसी भी इंसान को उसके उसूलों से भटका सकता है। जोखिम बहुत ज्यादा था, लेकिन जहां जोखिम होता है वहां इनाम भी होता है। और मेरे पीछे कौन सी ताकत है? एक्स DX का मुखिया,
जो इतना ताकतवर है कि आर्थर दिमित्री जैसे इंसान को भी अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकता है। तकनीकी रूप से वह सर्वशक्तिमान व्यक्ति मैं ही हूं, लेकिन अल्फ्रेड को यह जानने की जरूरत नहीं है। उसके जैसे बेकाबू, लॉजिकल और सनकी कुत्ते को सिर्फ उसके अपने लॉजिक से ही काबू किया जा सकता है। उसका लॉजिक उसे हमारी डील से होने वाले फायदों को समझने में मदद करेगा और साथ ही उसे किसी भी तरह की गद्दारी के नतीजों से डराएगा भी। हाँ, डर। मुझे उस सनकी इंसान के मन में डर के बीज बोने थे। यह मुश्किल होता, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मुझे उसे डर से कांपने पर मजबूर करना था। यह वैसा ही है जैसे यह जानना कि उबलते तेल के बर्तन में हाथ डालने पर क्या होगा। आपने इसका नतीजा भुगता नहीं है, फिर भी आप उसे जानते हैं और अनजाने में ही आपको ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से डर लगता है जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। इसी को मैं हमेशा कहता हूं, एक रोक या चेतावनी। हम उस जगह के गेट तक पहुंच गए थे, या यूं कहें कि हमें वही जगह एंट्री पॉइंट के तौर पर बताई गई थी। लेकिन मुझे तो बस अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा था। मतलब यहाँ कोई गुप्त रास्ता तो जरूर होना चाहिए था, लेकिन वह नजर नहीं आ रहा था। हम क्या वे लोग हमें एंट्री पॉइंट के बारे में बताने के बाद उसे खुला नहीं छोड़ सकते थे? क्या वे अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाना चाहते थे? नंबर 1, जरूर वही कमीना इसके पीछे होगा। चैनल कनेक्ट करो और उनसे कहो कि वे बकवास गेट खोलें। जी सर। जैसे ही सैनिक ने डिवाइस पर कुछ बटन दबाए, मैं चुपचाप इंतजार करने लगा। क्या तुम लोग पहुंच गए? नंबर 1 ने शांत आवाज में पूछा। इस बात ने मुझे चिढ़ा दिया। वह कमीना जरूर कैमरों से हमें देख रहा होगा, और फिर भी उसमें हमसे यह पूछने की हिम्मत थी। मेरी नाराजगी मेरे चेहरे पर हल्की सी उदासी से साफ दिख रही थी। हमारे रिएक्शन देखकर उस आदमी ने जरूर मुस्कुराया होगा। क्या मैं गुस्से में था? नहीं। मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के लिए खुद को इतना नीचे नहीं गिराता। लेकिन मुझे निराश और गुस्से वाला दिखावा बनाए रखना था। दूसरी तरफ के लोगों को यह महसूस कराना जरूरी था कि सिचुएशन पर अभी भी उनका कुछ कंट्रोल है। मुझे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाना था, उनकी सावधानी कम करनी थी। अगर मैं उनके उकसाने पर ध्यान न देता, तो इससे वे और ज्यादा सावधान हो जाते। इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। हम सच में आ गए हैं, तो क्यों न तुम मेरे आने से पहले अपने दरवाजे खोल दो। मैंने जूलियन के कंधे पर हाथ रखा। वह सच में मेरी बात समझ गया था। यकीन नहीं हो रहा कि उस सीधे सादे छोटे जूलियन में आखिरकार हिम्मत आ गई थी। मुझे पता था कि यह एक एक्ट है, और मुझे उसके स्किल्स के लिए उसकी तारीफ करनी थी। मुझे उसे समझने में लगभग 1 सेकंड लगा। मजाक कर रहा हूं। उसकी एक्टिंग कचरा। गाइस आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं।